मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी से कनेक्ट करने वाला हूँ, जिसकी क्राइम से भरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। फिल्म में विलेन की तरह ही ये गैंगस्टर लोगों के सीने पर बैठकर सर में गोली मारता था। इसके पीछे राज्य की हजारों पुलिस पड़ी हुई थी और इसको पकड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था। इसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था और इसका नाम था आनंद पाल सिंह। आज की कहानी में हम इनकाउंटर वाले दिन पर आएंगे। उससे पहले 1.5 से 2 साल पहले चलते हैं, जहाँ से आनंदपाल सिंह की मौत की तारीख लगभग तय होनी शुरू हो गई थी। तो बात है 3 सितंबर 2015 की, जब आनंदपाल सिंह को नागौर के डीडवाना कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। जब उसकी पेशी हो गई थी तो उसको वापस ले जाने के लिए पुलिस ने वापस वैन में बिठाया। तब वो किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है और आनंदपाल वो मिठाई वैन चला रहे ड्राइवर को नहीं खिलाता और ना ही खुद खाता है। उस मिठाई को खाने के बाद लगभग सभी लोग बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि आनंदपाल सिंह ने पहले से ही उसमें नशीली दवाई मिला दी थी। तभी उस वैन पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस बात से आनंदपाल सिंह के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, क्योंकि आनंदपाल को पता था कि यह गोली चलाने वाला व्यक्ति उसका ही भाई बंधु है, जो कि उसे भगाने के लिए वहां पर आए हैं। वो लोग आनंदपाल को तो भगाते ही हैं, लेकिन साथ में ही पुलिस की AK-47 राइफल भी लेकर चले जाते हैं और जाते जाते ड्राइवर के पैर में गोली मार देते हैं, ताकि इस बात का किसी को शक ना हो कि ड्राइवर भी इनके प्लान के साथ मिला हुआ था। जिस प्रकार आनंदपाल को भगाने के लिए फिल्मी स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, ठीक वैसी ही स्क्रिप्ट आनंदपाल के क्राइम दुनिया में आने की है। समथिंग लाइक कि दुनिया ने जुल्म किया और वो अपराधी बन गया। आनंदपाल के जो पिता होते हैं उनकी इच्छा होती है कि आनंदपाल बड़ा होकर आर्मी में जाए, लेकिन आनंदपाल की खुद की इच्छा होती है कि बड़ा होकर वो टीचर बने, जिसके लिए बाकायदा आनंदपाल ने B.Ed की पढ़ाई भी की। लेकिन आनंदपाल के शादी में एक ऐसी घटना घटित होती है, इस घटना से आनंदपाल के मन में जो भी विचार थे वो सब बदल गए। होता यह है कि आनंदपाल खुद की बारात में घोड़ी पर बैठकर जाना चाहता है, लेकिन कुछ दबंग लोग इस बात से रजामंदी नहीं रखते हैं। दरअसल वो मानते हैं कि आनंदपाल असली राजपूत नहीं है, जो कि वो था भी। इस बात को लेकर ही बहस चला था कि आनंदपाल घोड़ी पर चढ़कर बारात में नहीं जाएगा। लेकिन ये जो घटना थी, ये आनंदपाल के मन में कहीं ना कहीं घर कर लेती है, जो कि आगे चलकर आनंदपाल के मन के विचार को चेंज कर देती हैं। अब आनंदपाल टीचर नहीं बनकर पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जिसके लिए बाकायदा वो चुनाव भी लड़ता है और एक चुनाव जीत भी जाता है और कुछ चुनाव हार भी जाता है। और ऐसे ही उसका विपक्षी दलों के साथ नोक-झोंक शुरू हो जाती है, जिसके लिए बाकायदा कई बार उसको जेल भी जाना पड़ा और कुछ पावरफुल लोग इंटेंशनली उसको गलत धाराओं के साथ जेल में भेज देते हैं, जिसके बाद से वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो क्राइम की दुनिया में घुस जाता है और क्राइम करना शुरू कर देता है और देखते-देखते आनंदपाल शराब की तस्करी से लेकर लोगों की मर्डर तक करने लगता है और ऐसा ही खूंखार गैंगस्टर बन जाता है, जो आगे चलकर राजस्थान के लिए थ्रेट बन गया था। जब वो अकेला हो या फिर पुलिस की गिरफ्त में हो, उसका अंदाज, उसका स्टाइल बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। जब वो कैमरे की नज़र में आता था जैसे कि हीरो हो, लेकिन दूसरी तरफ वो आतंक फैलाने के लिए ऐसी दरिंदगी करता था जिससे लोग उनका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। अनंतपाल अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता था और उससे कोई अगेंस्ट जाने से पहले वो 100 बार सोचता था। और कहते हैं कि उसने अपने एक दुश्मन को पंखे से उल्टा लटका दिया था और उसका गला काट दिया था। बाद में उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर तेजाब में डाल दिया था। और ऐसा अपराधी जो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया हो, केवल फरार ही नहीं, पुलिस की AK-47 राइफल लेकर भी भाग गया था, जिसको पकड़ने के लिए आगे चलकर बहुत ही जद्दोजहद होती है। पुलिस की आनंदपाल से मुठभेड़ भी होती है, लेकिन इसमें आनंदपाल बचकर निकल जाता है और अपने AK-47 से जो पुलिस वाले से छुड़ाया था उससे ही एक कांस्टेबल को घायल कर देता है। एक बार तो ये कांस्टेबल की इसमें जान भी चली जाती है। देखते ही देखते आनंदपाल पूरे राज्य के लिए थ्रेट बनने लगता है और जो राजस्थान पुलिस होती है उसका बस एक ही मिशन बन जाता है, कैसे भी कैसे करके आनंदपाल को न्यूट्रलाइज किया जाए और उसे अपने कंट्रोल में लाया जाए। जिसके लिए नागौर जिला होता है, उसे एक तरह से पूरे किले में तब्दील कर दिया था। जगह जगह पर बंकर बनाए जाते हैं। जो क्विक एक्शन फोर्स है उसको ये ट्रेनिंग दी जाने लगी कैसे उसे चलती गाड़ी से पकड़ना है, क्योंकि आनंदपाल कभी भी कहीं से भी आ सकता था, तो मुठभेड़ हो सकती थी और उसके पास AK-47 राइफल भी थी। तो उसके हिसाब से ही पुलिस को तैयार किया जा रहा था। पुलिस भी गोली का जवाब गोली से देना चाहती थी। इसी बीच आनंदपाल को कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आते हैं एक IPS ऑफिसर दिनेश अमन, जो देश के बहुत ही चर्चित सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के उठे सवालों की वजह से 7 साल जेल में रहकर आए थे। और उन्हें फिर से एक ऐसा केस मिलता है जिसमें एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, आनंदपाल सिंह, और हो सकता था कि पूरे मामले में आगे चलकर इनका भी इनकाउंटर हो। फिर से इनके लिए मुसीबत बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने आनंदपाल के केस को एक चैलेंज की तरह लिया, क्योंकि वो 7 साल पहले जेल में गुजार चुके थे। तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया था इस तरह से कि आखिरकार क्रिमिनल किस प्रकार सोचता है। और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए सबसे पहले उन सभी चीज़ों को वो टारगेट करते हैं जिससे ये जो आनंदपाल होता है उसको वीक कैसे किया जा सके, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर वो मेंबर जो हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक एक कर IPS ऑफिसर दिनेश अपना काम कर ही रहे थे और उनके जो दूसरे टीम मेंबर थे वे बाकी के अपराधियों को ट्रैक कर रहे थे। आखिरकार वे कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस के हत्या चढ़ता है आनंदपाल का भाई
विक्की उर्फ रुपेश और आनंदपाल का एक करीबी दोस्त देवेंद्र उर्फ गट्टू। इनके साथ काफ़ी लंबी बातचीत होती है, लेकिन वो अपना मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन बाद में जब पुलिस अपना रूप दिखाती है और एनकाउंटर की धमकी देती है और उसके बाद गट्टू टूट जाता है और आनंदपाल सिंह का ठिकाना बता देता है। पुलिस को जैसे ही आनंदपाल के ठिकाने का पता लगता है, वे अपनी पूरी टीम को तैयार करते हैं, जिसे आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमएन पूरी टीम को सुपरवाइज करते हैं और पूरी तैयारी के साथ निकल जाते हैं चूरू के मालासर गांव की तरफ, जहाँ पर आनंदपाल पहले से ही किसी अपने जानकार के घर छिपा हुआ होता है। वहां पर पुलिस पहुंचती है और उनकी जानकारी के मुताबिक आनंदपाल जो होता है वो घर में अकेला होता है। लेकिन जब पुलिस अनाउंसमेंट करती है कि आप बाहर आ जाओ, सरेंडर कर दो, तब अंदर से AK-47 से फायर होता है और थोड़े टाइम में अलग अलग जगह से फायरिंग होती है। इससे पुलिस को ये भी लगता है कि अंदर कुछ और भी लोग हैं। पुलिस को जब पता था कि उनके पास वो AK-47 है, तो पुलिस उससे भी ज़्यादा तैयारी के साथ आई थी AK-57 लेकर, और काफ़ी देर तक मुठभेड़ चलता रहता है और अंत में जो आनंदपाल होता है वो मारा जाता है। पुलिस की गोली से वो ढेर हो जाता है। पुलिस के जवान भी इस घटना में घायल होता है, लेकिन अंत तक जो राजस्थान का एक खूंखार गैंगस्टर होता है, जिसके नाम से यहाँ तक फैल जाता था, वे मारा जाता है। कहते हैं कि आनंदपाल था अलग अलग समय पर अलग अलग जगह जाकर फायरिंग करता था, ताकि पुलिस को लगे उसके साथ और भी लोग हैं, लेकिन असल में वो अकेला ही था। हालांकि आनंदपाल तो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन जो उसका खौफ था, उसके नाम का आतंक था, वो खत्म नहीं होता है। और वे चीज़ उसके मौत के तुरंत बाद दिखाई देती है, क्योंकि उसके मरने के तुरंत बाद ही पूरे राजस्थान में बवाल शुरू हो जाता है। उसके लाश की राजनीति शुरू हो जाती है और उसके समर्थन में हजारों लोग जुट जाते हैं और उसकी लाश को लेकर लगभग 19 दिन तक धरना प्रदर्शन करते हैं। और उनके घर वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो डिमांड करते हैं कि एनकाउंटर फेक था, जानबूझकर उसे मारा गया था, उसको सरेंडर भी किया जा सकता था। ऐसे कई सवालों के साथ सीबीआई की मांग करते हैं और उनके घर वाले धमकी देते हैं कि वो खुद को आग लगा लेंगे। ऐसे ही ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पुलिस जबरन 20वें दिन आनंदपाल की लाश का अंतिम संस्कार करवाती है और तब जाकर कुछ मामला शांत होता है। तो देखिए, आनंदपाल सिंह की मौत के बाद राजपूत बिरादरी में गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा ये एनकाउंटर नहीं बल्कि एक मर्डर है। पुलिस वालों ने आनंदपाल के सरेंडर करने के बावजूद भी उसे मार डाला, इसलिए इस मामले की जांच हो। फिर ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। तब जाकर 20 दिन बाद आनंदपाल का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें लगभग हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि अपने इलाके में आनंदपाल की एक छवि थी, अपराधी से अलग, रॉबिन हुड की तरह। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एनकाउंटर कैसे फेक साबित हुआ और आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमएन पर मर्डर का केस कैसे लगा। तब तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।